जय प्रक्रम के अंतर्गत अभी तो बात हो रहा था पाचन और पोषण के अंतर्गत। जैसा कि पाचन में हमने बताया कि पाचन क्या है, पोषण क्या है, किस प्रकार होता है और उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो उसमें भी जय प्रक्रम के बाद अभी हमने आपको पोषण से पाचक ग्रंथियों के संबंध में भी बताया। अब जैसा कि आगे आता है श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन जैसे कि आप समझते हैं, शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता हमें भोजन से पूर्ति होती है। भोजन को खाने से हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति होती है और क्योंकि उस ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इन जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये भोजन या खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बात आता है उस ऊर्जा के लिए उसमें क्रिया है श्वसन भी। तो श्वसन एक प्रकार की जैविक क्रिया है या जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली क्रिया है जिसमें श्वसन को भी सम्मिलित किया गया है। तो श्वसन क्या है? श्वसन साधारण भाषा में कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देना, सांस लेना या श्वसन कहलाता है। पर श्वसन को अगर देखा जाए तो श्वसन एक जटिल प्रोसेस है, जटिल क्रिया है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो जैसे होता है कि श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जो स्वतः चलता है, इसे लेने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हम सो जाते हैं तब भी सांस चलता रहता है, काम करते रहते हैं तब भी श्वसन होता रहता है, नाचते गाते खेलते पढ़ते लिखते रहते हैं तब भी सांस चलता रहता है। तो श्वसन होता नहीं, श्वसन हमें सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। श्वसन यानी सांस स्वतः चलती रहती है, ये एक प्रोसेस में आता है। तो श्वसन एक प्रकार की जैविक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। क्योंकि भौतिक क्रिया की निरंतर चलती रहती है, अगर किसी व्यक्ति में श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये क्या है? श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जीवों में पाई जाने वाली। जैसे कि श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजीव कहलाते हैं और जो जीव ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं अनाक्सीजीव कहलाते हैं। जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में बात की जाए या एक ये अंतः परजीवी कृमियों में बात की जाए, जैसे नाली में रहने वाले कीड़े, दूध में दही में पाए जाने वाले कीड़े, सिरका में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, इनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जो वायवीय जीव हैं, जो वायु में रहते हैं, उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें वायुजीवी जीव या वायवीय श्वसन कहते हैं और या ऑक्सीजीव कहते हैं। और जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अवायवीय या अवायुजीवी या अनाक्सीजीव कहते हैं। तो अनाक्सीजीव में क्या होता है? वे किसी भी गैस, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी अन्य गैस जो पर्यावरण में पाई जाती है या नहीं जो पाई जाती है, विद्यमान होती है, उसी से वो अपना श्वसन करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों में देखा जाए, कुछ और देखा जाए, जैसे मेढक मुख गुहा द्वारा भी श्वसन करता है, गलफड़े द्वारा भी श्वसन करता है, त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है, बिच्छू बुकलंग के द्वारा करती है श्वसन, मछली जो है गलफड़े द्वारा श्वसन करती है। तो बहुत से ऐसे जंतु हैं कि त्वचा द्वारा करते हैं और नासाछिद्र द्वारा करते हैं, मुख गुहा द्वारा करते हैं। तो श्वसन की क्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन बात की जाए कि श्वसन क्रिया तो हम मनुष्य में किस प्रकार की होती है, तो श्वसन एक जैविक क्रिया है और एक भौतिक क्रिया है जिसे लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः चलती रहती है, इसलिए इसे श्वसन कहते हैं। बिना श्वसन के कोई जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए प्राणी वायु जो कही जाती है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में पहुंच करके जो कुछ खाते पीते हैं उनका दहन करते हैं या दहन करने के साथ साथ उनका ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। और ये ऑक्सीजन ही हमारे लिए प्राणी वायु कहलाती है और जिसे जो श्वसन की क्रिया में हम इसे ग्रहण करते हैं। अब श्वसन की बात आती है कि श्वसन है क्या? तो श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बाह्य वायुमंडल की ऑक्सीजन को नासा छिद्र द्वारा ग्रहण करके सीधे फेफड़े में पहुंचाया जाता है।
फेफड़े द्वारा या हमारे खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर उसका ऑक्सीकरण या दहन कर देता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का सरल अणुओं में कार्बोहाइड्रेट सरल अणु में टूट जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा क्या होती है, शरीर के कार्य होने वाली क्रियाओं में उपयोग में आ जाती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जिसे नासा छिद्र द्वारा हम बाहर कर देते हैं। लेकिन श्वसन क्या है, एक प्रकार की जैविक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, इसे लेने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो समझ सकते हैं कि जब बाहरी वायुमंडल का वायु दाब कम हो जाता है और हमारे फेफड़े में वायु दाब अधिक हो जाता है तो फेफड़े में भरी वायु स्वतः बाहर निकल जाती है। और जब फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है और वायुमंडल में वायु दाब अधिक हो जाता है तो वायु दाब वायुमंडल में अधिक होने के कारण वो ऑक्सीजन स्वतः नासा छिद्र द्वारा हमारे फेफड़े में भर जाता है। इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः चलने वाली क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत या हमारे नासा छिद्र द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है और फेफड़े द्वारा शरीर के भागों में विभिन्न भागों में पहुंचती है और उत्पन्न CO2 को बाहर करने का काम करती है। परंतु श्वसन के द्वारा आए हुए ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और टूटने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शरीर में उपयोग कर लिया जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है या ऑक्सीश्वसन कहलाता है। तो श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल की ऑक्सीजन नासा छिद्र द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है और फेफड़े में प्रवेश करने के बाद में खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर उसका दहन कर देती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा शरीर में उपयोग में आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है वह स्वतः हमारे नासा छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अब श्वसन के अंतर्गत बात की जाए तो श्वसन के प्रकार आता है। श्वसन के प्रकार की बात की जाए तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सी श्वसन या वायुजीवी श्वसन, ऑक्सीजन या वायुजीवी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं जीवधारी, वह ऑक्सी श्वसन कहलाते हैं और उन्हें वायुजीवी जीव कहते हैं या ऑक्सी जीव कहते हैं। और जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं उन्हें कहते हैं अनॉक्सी श्वसन या अवायुजीवी श्वसन। तो अब इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी, दूसरा होता है अनॉक्सी। तो अब इस प्रकार ऑक्सी श्वसन की बात की जाए तो ऑक्सी श्वसन को वायुजीवी श्वसन कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर उसका दहन कर देता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है सरल अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे शरीर की जैविक क्रियाओं में उपयोग कर लिया जाता है और बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन होता है, जिसे हम रासायनिक अपक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। 6CO2 नहीं, कार्बोहाइड्रेट होगा C6H12O6 और क्या होता है प्लस ऑक्सीजन जाता है 6O2, जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेज एंजाइम, शॉर्ट में समझिए ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6H2O प्लस 6O2 और प्लस इसके साथ में क्या होता है
प्लस ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अब देख रहे हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड तीर का निशान बता रहा है, ये बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीश्वसन में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन होता है, लेकिन अनाक्सी जीवों में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन नहीं होता है, उनमें एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण होता है, और उसमें क्या होता है कि पूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए अनाक्सी श्वसन के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, अनाक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें प्रत्येक जीवधारी सांस लेने के लिए या श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य गैसों का उपयोग करते हैं, और उनमें अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिससे एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है कि अनाक्सी श्वसन कहलाता है। अब अनाक्सी श्वसन कहलाता है कि जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, तो अब इसमें तो है नहीं कोई अन्य, पता नहीं कौन सी गैसें हैं, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैस का उपयोग कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन लिए थे, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ये क्या होता है, इन पैरासाइट, पैरासाइट माने होता है परजीवी, अंतः परजीवी या दूध से दही बनाने वाले जीवाणु, दही में पाए जाने वाले जीवाणु, सिरका बनाने वाले जीवाणु, नाली नर्दह में पाए जाने वाले, दलदल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जिनमें अनाक्सी श्वसन होता है। तो इन पैरासाइट यानी अंतः परजीवी जंतुओं, सूक्ष्म जीवों में अनाक्सी श्वसन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल 2C2H5OH प्लस 2CO2 और प्लस क्या होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 28 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती, बहुत कम मात्रा में। जबकि ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, 674 किलो कैलोरी ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है व्यक्ति को, ऑक्सीजीवों को, और अनाक्सीश्वसन में मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में कि यही कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 इन पैरासाइट, ये भी होगा इन पैरासाइट माने परजीवी में पैरासाइट, और बन जाता है लैक्टिक अम्ल CH3 डॉट CHOH प्लस क्या होता है डॉट COOH। इस प्रकार अगर देखा जाए तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये किसमें होता है, अनाक्सी जीवों में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं, या तो एथिल एल्कोहल बनता है या लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसमें जो ऊर्जा होती है वो पता नहीं, लगभग माना जाए तो वही 34 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार श्वसन के प्रकार दो हैं कि ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, और जैसा कि रासायनिक समीकरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या है, अनाक्सी श्वसन क्या है। लेकिन अगर बात की जाए कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है, पूछ लिया जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए और 11 के लिए भी। तो जैसे एक तरफ लिखा जाए ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले एक साल पहले पूछा गया था। तो ऑक्सी श्वसन में क्या करेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखा जाता है, तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन होता है, ये एक पॉइंट हुआ।
और इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का, लिख दें, लिख दे रहे हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक दहन होता है, आंशिक दहन होता है, ये बात है। ये क्रिया होती है, नंबर दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन तो हो गया, फिर होता है ये परजीवी, वो ऑक्सीजीवों में होता है। ऑक्सीजीव मतलब समझते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, ऑक्सीजीवों में पाया जाता है, जीवों में होता है, और ये अनऑक्सीजीवों में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजीवों में होता है जो वायु में सांस लेते हैं, जो वायु में श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। और ये अनऑक्सीजीवों में होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं। तो इनमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजीवों में होता है जो वायु में सांस लेते हैं, और एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। 38 लिख दिए, सारी 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसमें क्या होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। अधिकांश जंतु एवं पेड़ पौधों में पाई जाती है, अधिकांश, ये क्या लिखे, अधिकांश पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं में होती है, चौथा पॉइंट। और ये परजीवी, अंतः परजीवी में होती है, अंतः परजीवी में पाई जाती, में होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो श्वसन के प्रकार और श्वसन में अंतर और श्वसन की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। और ये श्वसन का प्रोसेस है, लेकिन अगले प्रोसेस में अभी हम बता रहे हैं, आपको बनाएंगे कि मानव में श्वसन तंत्र। अभी हम, जैसा कि अभी जैव प्रक्रम के बाद में अभी हम पाचन तंत्र पढ़ा है, पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचक ग्रंथियां पढ़ाया गया, उसके बाद में श्वसन तंत्र का परिभाषा दिया गया, श्वसन तंत्र में अंतर बताया गया, श्वसन तंत्र के प्रकार बताया गया। उसी प्रकार सबसे मुख्य टॉपिक जो कक्षा 10 में आता है या 11 में आता है, वो है मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र को देखा जाए तो मानव में श्वसन तंत्र क्या होता है, एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है जो अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मानव के अतिरिक्त कई ऐसे अन्य प्राणी, स्थलीय प्राणी हैं जो नासाछिद्र द्वारा वायु में सांस लेते हैं, इसलिए इन्हें वायवीय श्वसन कहते हैं और वायुजीवी श्वसन कहते हैं। लेकिन मनुष्य के अगर श्वसन तंत्र का अध्ययन किया जाए तो उसके अंतर्गत आता है कि श्वसन तंत्र है क्या। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे आप लोग,
कि श्वसन तंत्र में दोनों तरफ बनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए एक तरफ मैंने ये बना दिया आपके लिए श्वसनिकाएं। ये श्वास नली फेफड़े में जो प्रवेश करती है तो अनेक सूक्ष्म पतली पतली केशिकाओं बाल के समान पतली नलिकाएं बनाती हैं। और ये छोटी छोटी जो कोष्ठक देख रहे हैं आप, छोटे छोटे कोठरियों के समान, इसे एल्वियोलाई या वायु कूपिका कहते हैं। और ये वायु कूपिका 0.5 मिलीमाइक्रोन तक होती है। तो प्रत्येक श्वसनिका इसी के अंदर प्रवेश करती है। तो हमने यहाँ पर आपको श्वसनिकाएं दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया वायु कूपिका। अब मानव का श्वसन तंत्र का बात किया जाए तो मानव का श्वसन तंत्र नासा छिद्र से प्रारंभ होकर के डायाफ्राम तक पहुंचता है। तो मानव के श्वसन तंत्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर होता है लैरिंक्स, इसे कहते हैं ट्रेकिया। तो लैरिंक्स जो होता है, ये लैरिंक्स का काम है कि ये स्वर यंत्र के पास होता है जहां पर स्वर यंत्र पाए जाते हैं। और वहां से जब श्वास नली नीचे की तरफ गुजरती है तो आकर के दो भागों में बढ़ जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ये अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार अगर मानव के श्वसन तंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, अब ये क्या, मानव के श्वसन तंत्र का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि मानव का श्वसन तंत्र एक जोड़ी नासा छिद्र से प्रारंभ होता है। तो मानव में एक जोड़ी नासा छिद्र सामने चेहरे पर, दोनों आंखों के नीचे, मुख गुहा के ऊपर ऊपर दो छिद्र के रूप में बूंद की तरह टपकती व लटकती हुई नजर आती है, इसलिए इसे टपकन या लटकन नाक कहते हैं। या बाहर की तरफ वायवीय भागों में वायुमंडल में दो नासा छिद्रों के रूप में खुलती है। नासा छिद्र में रोम या बाल पाए जाते हैं। ये रोम और बाल मिलकर के करते हैं कि बाहर से आने वाले वायु के साथ रोगाणु जैसे जीवाणु, विषाणु, धूल के कण या उत्तेजक पदार्थ, मिर्च मसाला के पाउडर के टाइप के धूल गड्ढे अगर आते हैं तो नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं, वो उसको चिपका करके वहीं रोकने का कार्य करते हैं। तो नासा छिद्र क्या करता है, बाहरी रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। और ये सीधे नासा छिद्र क्या होता है, अंदर की तरफ नासा गुहा में स्थित होता है, नासा गुहा से जुड़ा होता है। नासा गुहा एक नासा छिद्र के पीछे पाई जाने वाली एक गड्ढे के रूप में या गर्त के रूप में होती है, जिसमें एक श्लेष्मिक या चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। अगर नासा छिद्र द्वारा आई हुई वायु सीधे नासा छिद्र से अंदर प्रवेश करती है और वहां पर बाल या रोम उस रोगाणु को या धूल के कण को रोक नहीं पाती है, तो ये नासा गुहा में पाए जाने वाले चिपचिपे पदार्थ उसको चिपका लेते हैं। और चिपका लेने के बाद में मस्तिष्क के द्वारा एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। उस प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा क्या करते हैं कि छींक आती है और पूरा बाहर निकल जाता है। तो अब इस प्रकार नासा छिद्र से क्या होता है, शुद्ध होते हुए वायु नासा छिद्र से नासा गुहा में प्रवेश करती है। अब नासा गुहा चिपचिपा पदार्थ है, लेकिन जब यहाँ पर से आगे वायु गुजरती है तो आता है ग्रसनी। ग्रसनी एक कामन उभयनिष्ठ नलिका है, जिसमें से भोजन भी प्रवेश करके अंदर पहुंचता है और जिसमें से वायु भी अंदर पहुंचता है। तो अब नासा छिद्र उभयनिष्ठ नलिका है, वो ग्रसनी उभयनिष्ठ नलिका है। तो ग्रसनी भी क्या करती है, श्वसन क्रिया में सहायक होती है। जब नासा छिद्र द्वारा आई हुई वायु नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी में प्रवेश करती है, ग्रसनी 13.5 सेमी लंबी पतली सक्रिय नलिका होती है, जो अधिक लचीली होती है और इसमें आई हुई वायु सीधे श्वास नली में प्रवेश करती है। अब श्वास नली की बात की जाए तो ग्रसनी की अपेक्षा जो श्वास नली हमारे मुख गुहा के नीचे गर्दन से लेकर के वक्ष भाग तक फैली होती है। श्वास नली एक मोटी लंबी नलिका होती है जो नासा छिद्र के अंदर वक्ष गुहा में गर्दन से लेकर के वक्ष गुहा तक फैली होती है। और ये श्वास नली वक्ष भाग में प्रवेश करने पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाहिने फेफड़े की तरफ, एक बाएं फेफड़े की तरफ। लेकिन फेफड़े में प्रवेश करने से पहले यह श्वास नली क्या होती है, अनेक सूक्ष्म पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। ये बाल के समान पतली नलिकाएं होती हैं, क्योंकि फेफड़े में लगभग माना जाता है
माना जाता है कि फेफड़े में लगभग क्या कहते हैं 0.1 मिलीमीटर व्यास की वायु कुटिका पाई जाती है। और ये क्या होता है कि इसमें जब इस श्वास नली से आई हुई वायु सीधे श्वसनिकाओं के द्वारा इन एल्वियोलाई वायु कुटिका में पहुंचती हैं, तो जब वायु इसमें भर जाता है तो ये फूल जाता है। तो श्वास नली क्या है? श्वास नली एक नलिका है जो नासा छिद्र से सीधे नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी से जुड़ी होती है। वक्ष भाग में प्रवेश करने पर दो भागों में बढ़ जाती है और बढ़ करके ये क्या करती है? श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। अब श्वसनिकाएं, सवाल आता है श्वसनिकाएं क्या हैं, तो देख लीजिए। श्वसनिकाएं अनेक पतली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो अलग अलग अपने अपने फेफड़े में प्रवेश करने पर एल्वियोलाई में प्रवेश करती हैं। जब नासा छिद्र द्वारा वायु नासा गुहा से होता हुआ ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिकाओं में पहुंचती है, तो श्वसनिकाओं से वायु सीधे वायु कुटिका में भर जाती है। वायु कुटिका में वायु के भरने के कारण फेफड़ा फूल जाता है और उसमें वायु भर जाती है। इसके बाद में इसके बाद में आता है, श्वसनिकाओं के बाद में आता है कि फेफड़ा। अब फेफड़ा क्या है? फेफड़ा एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है जो दाहिना फेफड़ा 3 भागों में और बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है और ये पेशीय थैलेनुमा रचना होता है। इसके ऊपर एक फुफ्फुसावरणी झिल्ली पाई जाती है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये फुफ्फुसावरणी झिल्ली होती है, ये फेफड़े के ऊपर, जैसे हृदय के ऊपर हृदयावरणी झिल्ली पाई जाती थी, पेरिकार्डियम, ठीक उसी प्रकार फेफड़े में भी पाई जाती है। क्या है? फुफ्फुसावरणी। ये फुफ्फुसावरणी झिल्ली क्या होती है? फेफड़े को श्वसन के दौरान अधिक फूलने और सिकुड़ने से रोकती है, अर्थात फेफड़े को नियंत्रण में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये क्या है? ये फेफड़े हैं। तो फेफड़े हमारे वक्ष भाग में पाए जाते हैं। ये 2 होते हैं संख्या में, दाहिना फेफड़ा, बायां फेफड़ा। और फिर इसके बाद में जो फेफड़ा होता है, फेफड़े में दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ये निरंतर श्वसन क्रिया के दौरान जब एल्वियोलाई या वायु कुटिका में वायु भरती है तो ऊपर और नीचे की तरफ ये गति करता है और फेफड़े में वायु भरी रहती है। इसके बाद में आता है, श्वसनिकाओं के बाद में आता है फेफड़े। तो हो गए कि फेफड़े, जैसा कि फेफड़े अभी हमने आपको बताया। और फेफड़े में क्या होता है? गैसों का विनिमय फेफड़े द्वारा होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नासाछिद्र छिद्र द्वारा फेफड़े से शरीर के धमनियों में, हृदय के द्वारा धमनियों में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, तो शरीर के विभिन्न भागों से उत्पन्न CO2 पुनः नासक कहाँ आता है? फेफड़े में आता है और फेफड़े से द्वारा नासा छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है, तभी श्वसन क्रिया संपूर्ण होती है। इसके बाद आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक पेशीय या उपास्थ का बना हुआ लचीली अस्थि होती है जो उदर गुहा में फेफड़े के नीचे कशेरुकदंड से जुड़ा होता है। ये क्या करता है? जब फेफड़े में वायु भरती है तो डायाफ्राम नीचे की तरफ गति करता है, जिससे फेफड़े को वायु भरने में आसानी होती है और वायु भर जाता है। और जब CO2 को त्यागना होता है तो यह ऊपर की तरफ पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण फेफड़े पर एक निगेटिव दाब पड़ता है और फेफड़े में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायु नासा छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वसनिकाएं, श्वास नली, श्वसनिकाएं, श्वास नली, श्वास नली के बारे में भी बताया था। फिर श्वसनिकाएं, और फिर फेफड़े, और फेफड़े के बाद में डायाफ्राम। तो डायाफ्राम ये क्या है? श्वसन क्रिया में सहायता करता है। तो श्वसन क्या है? निरंतर चलने वाली, स्वतः चलने वाली क्रिया होती है और ये जीवों में क्या करती है कि पहुंच करके
खाद्य पदार्थों का के दहन में सहायता करती है, शरीर के सभी जैविक क्रियाओं में पहुंचकर उसका संचालन करने का कार्य करती है। अगर जिस भाग में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय क्या होता है, उस भाग में दर्द होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम तेजी से साइकिल चलाते हुए या दौड़ते हुए आते हैं तो बहुत तेजी से क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है और उस प्रतिवर्ती क्रिया के कारण नाक की बजाय मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि मुंह से ज्यादा अधिक वायु फेफड़े में अंदर जाएगी और अधिक वायु बाहर निकलेगी, इसलिए उसे आप उस समय हाँफने लगते हो। और जैसे वो भाग जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक एकत्रित हो जाता है वहां पर दर्द होने लगता है। थोड़ी देर हाँफने के बाद में वह ऑक्सीजन जल्दी जल्दी वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, दर्द ठीक हो जाता है। ये मस्तिष्क के द्वारा होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया होती है। लेकिन श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का पांस बेरोलाई होता है, न्यूमेटिक केंद्र होता है जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, उत्प्रेरित करता है श्वसन क्रिया के लिए या प्रतिवर्ती क्रिया के लिए प्रेरित करता है। उसका नाम है पांस बेरोलाई या न्यूमेटिक केंद्र।